नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। मेघवाल जी केंद्र में मोदी सरकार में अभी संसदीय मामलात के राज्य मंत्री हैं। पिछली बार की मोदी सरकार जो थी उसमें ये चीफ विप और जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री थे। 3 बार के सांसद रहे हैं और बीकानेर से चुने जाते हैं। मेघवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, आपका भी धन्यवाद। मंत्री जी, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और वहाँ से आप पॉलिटिशियन बने हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी से पॉलिटिशियन बनने का आपका ये सफ़र कैसा रहा? ये प्रश्न आपने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया, लेकिन फिर भी देखिए, प्रशासनिक अधिकारी में जो नीतियाँ होती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, और जब वो जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसका कैनवास बड़ा हो जाता है और पॉलिसी बनाने में योगदान देता है। और पॉलिसी बनाने में योगदान देने की जो बात थी वो मेरे मन में थी कहीं न कहीं, इसलिए मेरी मन की इच्छा के अनुरूप भी ये काम हुआ और पार्टी ने मौका दिया। 2009, 2014, 2019 तीनों बार बीकानेर संसदीय क्षेत्र से बीकानेर की जनता ने मुझे चुना और लोकसभा में भेजा, और मेरे अनुभव के आधार में कह सकता हूँ कि ये सफ़र मेरी रुचि का है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है और मैं डिलीवर भी अच्छा कर पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि रुचि का सब्जेक्ट है। तो अब आप जो राजस्थान राज्य है उसका नेतृत्व केंद्र सरकार में करते हैं। राजस्थान राज्य के बारे में, वहाँ का एक प्रतिनिधि होने के रोल में आपका राजस्थान को लेकर क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, राजस्थान का विकास होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास ये खाली नारा नहीं है। आप देखिए, जो उन्होंने आकांक्षी जिलों की योजना बनाई है 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने कहा भी ये जिले भी विकसित होना चाहते हैं, आकांक्षा उनमें उनमें ऐसी जगह वो जिले हैं जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, बीजेपी की सरकारें नहीं है, लेकिन वहाँ बजट अधिक दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो भेद करते ही नहीं है। राज्य का विकास हो या जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम हल करते हैं। हाँ, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि यहाँ राजस्थान के कुछ ऐसे कुछ मंत्री कुछ ऐसी रोज ही बात करते हैं, ये इसमें फर्क हो गया। ऑक्सीजन प्लांट हमने कोई भेद किया है क्या? जब आपका कोविड सेकंड वेव आया, सब राज्यों में दिए, यहाँ भी दिए। कई तो मुझे ऐसे ध्यान है कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पीएसयू उस समय में हैवी इंडस्ट्री देखता था, हमने मंजूर किए और इन्होंने कहा हमने लगाए। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वर्तमान मोदी जी की गवर्नमेंट के समय किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव किया ही नहीं जाता है। पैरामीटर तय है, कितनी राशि आनी। अभी जिस कोयले का संकट आया तो हमारे जो बीकानेर से ही आते हैं बीडी कला जी कोल मंत्री, मैंने मिलवाया ना उनको, कोयला मंत्री से मिलवाया, सबसे मिलवाया जहाँ जरूरत थी। ठीक है, ये मैनेजमेंट उनको करना चाहिए था कि बरसात का उनको पता ही था भाई बरसात आने वाली है, कोल जो माइनिंग है उसमें पानी भर जाता है, तो ये तो एक कंटीजेंसी प्लान बनना था। लेकिन हमेशा ही आप केंद्र सरकार पे आरोप मढ़ते रहना, ये ठीक स्थिति नहीं है। राज्यों में जहाँ विकास ज़्यादा हो रहा है वहाँ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है और मोदी जी कोई भेद नहीं करते, ये आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। हाँ, ये हमने देखा है कि अभी जो खासतौर से कोविड टाइम में ये भी बात सही है कि जो यहाँ कांग्रेस है, जो सत्ता पक्ष है, ये कहता है कि 25 के 25 सांसद लगातार 2 बार से बीजेपी और बीजेपी समर्थित ही हैं। लेकिन कोविड टाइम के अलावा उनका जैसे ईस्टर कैनाल प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि राजस्थान का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ढंग से नहीं रख पाते हैं। 25 सांसद होने के बावजूद राजस्थान को हक नहीं मिल पाता। तो क्या उनके आरोप सही है? नहीं नहीं, उन आरोपों में कहीं कोई दम ही नहीं है जी। मैं ही क्या कह रहा हूँ, ये पीएमजीएसवाई की रोड मिली, ये किसके कहने से मिली जी? एमपी उसमें मेंबर होता है, चेयरमैन, मेंबर ही नहीं है, चेयरमैन होता है जिले में, वो रोडें तय करता है। इतनी रोडों का हम जिले में प्लान बना रहे हैं, बजट नितिन गडकरी जी देते हैं, सेंट्रल रोड फंड, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये कौन ला रहा है पैसा? एमपी ला रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं,
हाँ ठीक है, आप शिलान्यास कर रहे हो, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए आप, लेकिन मोदी जी का आने से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे जी देश में? मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी किसने बनाई, ये मुद्दा है। मोदी जी ने आते ही सोचा कि ये हमारा ग्रे एरिया है, जब तक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पैदा नहीं होंगे, डॉक्टर गांव में जाएंगे कहां से, इसलिए मेडिकल कॉलेज बनाओ। लेकिन ये क्या कहते हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। भाई स्कीम कौन लाया, स्कीम कौन लाया? और कोई भी स्कीम हो, चाहे उसमें एमपी का योगदान तो होता ही होता है। आप जिले में ले लीजिए, आप सेंटर में ले लीजिए, कहीं कोई बात अटकती है तो वो एमपी जाकर के कंसर्निंग मंत्री को कहता है कि भाई मेरे क्षेत्र में साइंस सिटी अटकी हुई है, साइंस सेंटर ये दीजिए। मैं जैसे अभी कल्चर मिनिस्टर से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कई एमपी मेरे पास आते हैं कि साहब मेरा ये एएसआई की साइट है, इस साइट में काम ढंग से नहीं। ऐसा कहना आसान होता है, इसमें क्या करते हैं ये आजकल, इनको इनसिक्योरिटी जैसा या तो वर्तमान नेतृत्व को, कांग्रेस को फील हो गया, क्योंकि दो खेमों में बटी हुई सरकार तो है ही, तो उनको लगता है एमएलए को तो कुछ मत बोलो, वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं जी, एमपीओ को बोलो, जैसे मोदी की पॉपुलैरिटी का। ये ठीक नहीं है विषय, ये विषय ठीक नहीं है। तो उसका कहीं ना कहीं माइलेज मोदी जी को मिलता तो होगा। मिल रहा है ना। आप देखिए, जब से गुजरात में थे तब से लेकर के कितनी आलोचना झेली है जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उफ ही नहीं की। काम करते हैं, ये कर्म योगी हैं, कर्मशीलता में विश्वास करते हैं। एक हमारे बीकानेर में एक्सपोर्ट की वर्कशॉप थी, तो कुछ बिजनेसमैन ऐसा कहने लगे भी एक्सपोर्टर्स को क्या दिया। मुझे तो हैरानी हुई जब जॉइंट डायरेक्टर डीजीएफटी ने कहा कि पिछले 7 सालों में 1,75,000 करोड़, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव के रूप में मोदी सरकार ने दिया। अब ये आंकड़ा कम नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जब पता चलता है कि कोई सेक्टर हो। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है कि वो इन साइलों में नहीं सोचते कि एक पर्टिकुलर चीज में सोच लिया छोड़ दिया, कॉम्प्रिहेंसिव सोचते हैं। उनको लगता था 2022 तक मकान सबके बनाने हैं, इसलिए आपके प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा भी बढ़ाया, स्केल बढ़ाए, स्पीड बढ़ाए। ये तकलीफ होती है इनको कि अब ये प्रधानमंत्री आवास का पैसा कोई एमपी नहीं ला रहा तो कौन ला रहा है जी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का घर घर कनेक्शन लग रहे हैं तो उसका पैसा एमपी नहीं ला रहा तो कौन ला रहा है जी? हर घर में नल से जल में पैसा आना है, एमपी नहीं ला रहा तो कौन ला रहा है? आरोप लगाना बहुत आसान है जी। हर एमपी एक दिशा की बैठक होती है जिले में, उसमें समीक्षा करता है। जो भी अधिकारी कहते हैं कि साहब ये हमारे केंद्र सरकार से मामले अपेक्षित हैं, वो एमपी लगातार प्रयास करता है उस मंत्रियों से पास जाकर के। और मैं तो ये और कहना चाहता हूं कि भाई ये वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की राजस्थान में चल रही है, ये आरोप लगाने की बजाय हमारे वहां राजस्थान हाउस दिल्ली में या बीकानेर हाउस में आकर के मीटिंग तो लेवे कि हमने आपको ये प्रस्ताव भेजे थे, इस प्रस्ताव में कहां कहां हुआ, हम बताएंगे ये प्रस्ताव हमने मंजूर कराया, ये प्रस्ताव भी हमने मंजूर कराया, इतना पैसा हमने मंजूर कराया, हम बताएंगे। लेकिन उनको वो करना नहीं ना, उनको तो आरोप लगाना है। अर्जुन मेघवाल जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ये चीजें कम आती यूपी की जनता को लगा यार ये चीजें तो बहुत, ये योगी जी ने ठीक कर दी। तो आप आश्वस्त हैं कि चुनाव फिर से पूरी जीतेंगे? तरह से आश्वस्त हैं जी। तो 403 सीटें हैं यूपी की विधानसभा में और अभी 300 प्लस आपके पास में हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे वो। आपने कुछ ऐसा आंकड़ा तय किया है कि हाँ हम इतनी सीट लेकर के आएंगे? हम तो जनता के बीच में जाकर के उनका आशीर्वाद लेंगे। अखिलेश जी, मैं तो लोकसभा में भी उनको देखता हूँ, बहुत सी बातों पे वो उतने सीरियस ही नहीं रहते हैं। आप देखिए योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, ठीक है अखिलेश जी वहाँ मेजर प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मायावती भी है, आपका AIMIM ओबीसी भी वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन जितना हम लोगों का एक संगठन की जो मजबूती है, हमारा बूथ लेवल वर्कर, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिस तरह का हमारा जिला अध्यक्ष, जितना हमारा मंडल अध्यक्ष, जो हमारी रचना है ना, वो किसी पार्टी की नहीं है। नीचे तक हमने हमारे संगठन को खड़ा कर दिया और जो काम किया है योगी जी ने और मोदी जी की जो नीतियां हैं जिसका इंप्लीमेंटेशन यूपी में हुआ वो धरातल पे दिख रहा है लोगों को। जब दिख रहा है तो कह रहे हैं भाई नहीं शासन तो ठीक है। तो हमने जैसे पहले मैंने कहा हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उन्होंने इंप्लीमेंट जो योगी जी ने योजनाएं की है उसको लेकर के जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी।
इन सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो किसान आंदोलन। यूपी में ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी और जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर इस आंदोलन का असर होना या नहीं होना कितना मानते हैं आप? नहीं, किसान आंदोलन को हम भी कभी इग्नोर नहीं किया। हमने हमेशा ये कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अब पर्टिकुलरली यूपी की बात करें तो दो पॉकेट हैं जहाँ ये किसान आंदोलन, एक तो तराई का क्षेत्र है जिसको हम हमारे इस ब्रज क्षेत्र में एक पीलीभीत लोकसभा आती है, उसमें जो सिख कम्युनिटी रहती है वो इस आंदोलन से काफ़ी जुड़ी हुई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम अगर मेरठ, सहारनपुर, बागपत, श्यामली इनकी बात करें तो यहाँ भी इसमें आंदोलन में लोग इसमें शरीक होते हैं। और इधर मैं बात करूँ ब्रज में तो कुछ आगरा, मथुरा और अलीगढ़ यहाँ के कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम धरातल पे जाके बात करते हैं तो वो ये हमारे साथ इस बातचीत में मानते हैं कि कानून तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे अब राकेश टिकैत जी ने ये पकड़ लिया। अब देखिए ये चीज उनके भी ध्यान में है कि भानु प्रताप कमेटी कब बनी थी, हमारे पीरियड में नहीं बनी, 89 में। तब से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए ये बात चल रही है। ये रिफॉर्म मोदी जी ने किया और उसके बाद किसानों के डीबीटी के माध्यम से जब पैसा जाना डायरेक्ट लगा तो किसान भी खुश है। उन्होंने कहा नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं, एमएसपी भी लगातार बढ़ रही है और डीबीटी के माध्यम से हमें पैसा भी मिलता है, तो गलत क्या है? हमने कोई ये तो कहा ही नहीं है मंडी बंद हो जाएगी। हमने कहा मंडियों के साथ साथ एक ऑप्शन और है, लेकिन मंडियां बंद हो जाएगी। झूठ का प्रचार चल रहा है ना। चुनाव में हम निश्चित रूप से जनता के बीच में जाकर के हाँ चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन होता है, नेगेटिविटी कई बार फैल जाती है, लेकिन निश्चित रूप से हम दूर करेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेघवाल जी, यूपी के बाद अब बात करेंगे हम राजस्थान की। राजस्थान में हाल ही में बीजेपी का चिंतन शिविर अभी हुआ है, 4 साल बाद हुआ है। 4 साल बाद हुए इस चिंतन शिविर के मायने बीजेपी के लिए क्या रहे और इस मंथन से क्या निकला है? ये जो चिंतन शिविर की जो हमारी बैठकें होती है ना, भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसी रचना है संगठन की, हम मंडल लेवल पे भी बैठते हैं, हम बूथ लेवल पे भी बैठते हैं, जिला लेवल पे भी बैठते हैं और प्रदेश स्तर पे भी बैठते हैं और ये चिंतन बैठक के माध्यम से चिंतन भी करते हैं। ये बहुत अच्छी चिंतन बैठक हुई है जो हमारी अभी कुंभलगढ़ हुई है 2 दिन 21-22 सितंबर को। और इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी भी आए थे, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी भी थे और जो अपेक्षित संख्या थी, जैसे करीब 41 के आसपास अपेक्षित संख्या थी, उसमें 38 लोगों ने भाग लिया और बहुत अच्छी बैठक थी। और 2 दिन चिंतन करके जब हम उठे थे तो हमारे सामने मिशन 2023, मिशन 23 एकदम हमारे सामने था, रोड मैप हमारे सामने था और रोड मैप को हम तैयार करके उठे। मिशन 23 जो चुनाव 2023 में होने वाले हैं, ज़्यादा दिन बाकी हैं नहीं उसमें। यहाँ देख रहे हैं हम कि पार्टी में कई चेहरे हैं जो नेतृत्व करने के लायक हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी मानता है, यहाँ के लोग भी मानते हैं। आपको क्या लगता है पार्टी का फेस कौन होगा, कौन होना चाहिए? देखिए अमित जी, फेस का अभी कोई विषय ही नहीं है। अभी विषय है कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें। हमें पिछले बार जो हमारा विधानसभा का चुनाव था, हम वोटों की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में 2.5-3 लाख वोटों का ही अंतर था, लेकिन सीट में अंतर बढ़ गया। तो हम कितनी ऐसी सीटें हैं जो हम 5,000 के अंतर से जीते हैं या हारे हैं, इन सीटों पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारी रणनीति पहले चुनाव जीतने की है और ये विषय कई बार मीडिया में कई बार मैं देखता हूँ, कई बार हमारे अरुण सिंह जी जो हमारे प्रभारी हैं उनके सामने भी आया, उन्होंने साफ साफ कहा, मैं भी वो रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी में संसदीय बोर्ड की एक व्यवस्था है और संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी फेस के साथ लड़ रहे हैं या हम जॉइंटली लड़ रहे हैं, ये संसदीय बोर्ड ही तय करता है। तो अभी का ये विषय ही नहीं है, अभी हम संगठन को मजबूत करने में लगे हुए।
आपके संगठन मंत्री वो बोल के भी गए हैं, कर्म करे जाओ फल की चिंता बाद में रखना, उन्होंने बोला है ये। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ आए दिन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जब टकराव के हालात हो रहे हो। नेता भले ही ना करें, समर्थक तो अपनी जगह पर हैं ही, वो तो चाहते हैं हमारा नेता आगे बढ़े। तो ऐसे में क्या होता है, पोस्टर्स की राजनीति भी होती है, यात्राएं भी निकलती हैं, समर्थक मंच भी बनते हैं। एक सीनियर लीडर, 3 बार के आप एमपी हैं, आप एक सीनियर लीडर होने के नाते इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये पोस्टर वाले विषय पे हमारे यहाँ बहुत चिंतन हुआ। भाई जहाँ हमारी सरकार होती है ना, जहाँ हमारी सरकार होती है, मुख्यमंत्री और हमारा प्रदेश अध्यक्ष के फोटो होते ही होते हैं। जहाँ सरकार नहीं होती है, एक तो हमारे प्रधानमंत्री और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फोटो हो गए, और प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। जहाँ हमारी सरकार नहीं होती है, वहाँ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। ये हमारी एक प्लानिंग है। उसके अलावा जहाँ भी फोटो लगते हैं, जिनका आप नाम ले रहे हो, उनके भी खूब फोटो लगे हैं, ऐसी बात नहीं है, कई जगह लगे हैं। उनके जन्मदिन के समय भी लगे हैं। वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। और ये देखिए, मीडिया में जो विषय आता है वो एक अलग ढंग से कई बार उसको प्रसारित कर देते हैं। हमारे यहाँ ये विषय नहीं है जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई आप 2009 से ही पॉलिटिक्स में हो, और मैं चीफ व्हिप भी रहा और मंत्री भी लगातार, राज्य मंत्री तो रह ही रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब मैं देखता हूँ ऊपर हमारे सेंट्रल लीडरशिप को, यहाँ देखता हूँ, तो वो कहते हैं ये विषय ही नहीं है। ये विषय तो संसदीय बोर्ड के पास आएगा ना। आपका विषय, आप अपना संगठन मजबूत करो, आपके जो दायित्व दिया उस दायित्व के अनुरूप काम करो, और उसी में हम लगे हुए। राजनीति के बाद अब बात आपकी करते हैं। ये हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं कि कोविड टाइम में लोगों का जो है वो सेहत के प्रति जागरूक हुए हैं, फिटनेस के प्रति जागरूक हुए हैं। एक साइकिल का ट्रेंड बहुत चला है ना, साइकिल ग्रुप्स बहुत आ रहे हैं। लेकिन आपको हमने देखा है दिल्ली में बहुत बार साइकिल चलाते हुए देखा है। तो साइकिल वाली जो सोच है ये क्या है? नहीं, ये देखिए अमित जी, ये कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें कुछ 100 मोटो प्रयास करने चाहिए। मैं इन्वायरमेंटल जो आर्टिकल हैं उनको भी पढ़ता रहता हूँ। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसमें हम नागरिकों की भी ड्यूटी है कि हम कार्बन एमिशन को कम करें। तो 100 मोटो एक्शन करेंगे तो हमारे पीछे पीछे कुछ लोग और भी उसको फॉलो करेंगे। इसमें साइकिल चलाने का एक फिटनेस का विषय तो है ही, वो निश्चित दिखता है, लेकिन इसमें बड़ा विषय जो है वो कार्बन एमिशन को कम करने का है। कि कभी कभी हम साइकिल से 3 किलोमीटर जाना भी साइकिल से, सब्जी मंडी जाना भी साइकिल से। अभी तो मैंने 18 किलोमीटर साइकिल चलाई बीएसएफ के जवानों के साथ, जो जम्मू से चले हैं, दांडी तक जाएंगे। 100 बीएसएफ के जवान हैं, उनके साथ मैंने बीकानेर में बीएसएफ परिसर से लेकर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी तक 18 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो साइकिल चलाने से लोग मुझे देखते भी हैं, बोला अच्छा एमपी साहब भी चला रहे हैं, चलो हम भी चलाएंगे। एक प्रेरणा मिलती है कार्बन एमिशन को कम करने का विषय। हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे इस खास मुलाकात में आने के लिए अर्जुनाभ मेघवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अमित जी, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।